जैसे ही जानकी और कौशल्या छवि को लेकर आगे बढ़ी, वैसे ही अवनी सामने आकर खड़ी हो गई और उन दोनों को रोकते हुए कहा, रुक जाइए दादी माँ। कौशल्या गुस्से भरी नजरों से अवनी को देखने लगी और गुस्से में उसे देखते हुए बोली, क्या है लड़की, रास्ता क्यों रोक रही है हमारी? अवनी दादी की तरफ देखते हुए बोली, दादी, जिसकी शादी हो रही है कम से कम उसे तो पूछ लो कि वह इससे शादी करना चाहता है या नहीं। यह सुनते ही जानकी की आंखें गुस्से में लाल हो गई और गुस्से में जानकी भी अवनी को देखते हुए बोली, तू मेहमान है ना इस घर में, तो तुझे क्या करना है, हट साइड में। दादी ने बड़े ही घमंड के साथ अवनी को देखा और कहा, वह हमारा पोता है और हमारा पोता हमारी बात कभी नहीं टालता, समझी तू? चाहे उसकी शादी मैं लंगड़ी से कर दूं, अंधी से कर दूं, वो कुछ ना बोलेगा। और मीरा से भी शादी करने के लिए वो हमारे कहने पर ही तैयार हुआ था। वह ओनी को साइड में करके आगे जाने लगी। ओनी फिर से उन्हें रोकते हुए बोली, दादी, सिर्फ एक बार आप सम्राट जी से पूछ तो लो कि उन्हें इनसे शादी करनी है या नहीं। जानकी ने अवनी को गुस्से में देखते हुए बोला, अरे वह इससे पसंद करता है, तू ही तो थी जो उन दोनों को उस दिन देखी थी साथ में। तभी अवनी सोचते हुए मन में बोली, हाँ सही तो कह रही है यह दोनों उस दिन कमरे में। इतना सोचकर अवनी साइड में हो गई। रिद्धि, रिया, नीरू, पायल सभी बहुत ध्यान से देख रहे थे, पर किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि कौशल्या को रोक सके। मनोहर जी और युवांश भी बहुत ध्यान से देख रहे थे। मनोहर जी अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गए। उनकी आंखें इस वक्त नम थी। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। देवकी जी रोते हुए बोली, हम जानते हैं हमारी मीरा ऐसा नहीं कर सकती, वह भाग नहीं सकती, वह तो सम्राट को पसंद करती थी, तो ऐसा क्या हो गया? कोई बात जरूर है जी, मैं कह रही हूँ। मनोहर गुस्से में देवकी को देखते हुए बोले, यह सब तुम्हारी छूट का नतीजा है और कुछ नहीं। कौशल्या जी की तरह उन पर बंदिश लगा के रखती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुंबई, दादर में सौम्या और मानसी एक दूसरे से बात करते हुए अब मुंबई पहुंच चुके थे। दादर स्टेशन आ गया था। दादर में ट्रेन रुकी हुई थी। तभी मानसी ने सौम्या को देखते हुए कहा, तुम यही ठहरो, मैं अभी आती हूँ। हाँ? सौम्या ने हाँ में सर हिलाया। मानसी कंपार्टमेंट से बाहर आई और सौम्या की एक फोटो धीरे से क्लिक कर लिया और किसी को भेज दिया। दूसरी तरफ का लड़का जैसे ही उसने उस फोटो को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम आ ही गई। और मानसी को कॉल किया। मानसी ने फोन उठाया और उससे बात करने लगी। सामने वाले लड़के ने मानसी से पूछा, क्या वह तुम्हारे साथ है? मानसी ने कहा, हाँ वह मेरे साथ है। क्या यह वही लड़की है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? उस लड़के ने कहा, हाँ यह वही है, और प्लीज उसे जल्दी से लेकर आ जाओ, मैं कार लेकर CST पहुंचता हूँ। इतना कहकर उस लड़के ने फोन कट कर दिया और मुस्कुराते हुए सौम्या की फोटो देखने लगा। खुश होते हुए बोला, तुम जिंदा हो, तुम ठीक हो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और अपनी पुरानी यादों में कहीं खो गया। वो उसे छुप छुप कर मिलने आया करता था। फ्लैशबैक। एक लड़का पेड़ के पास खड़े होकर टाइम देख रहा था। उसने इस वक्त एक चेक्स की शर्ट पहन रखी थी और जींस पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत हैंडसम दिख रहा था। तभी एक लड़की दिखने में बहुत ही प्यारी और मासूम सी धीरे धीरे कदमों से उसके पीछे आई और उसकी आंखों को बंद करके बोली, बताओ कौन हूं मैं? वह लड़का मुस्कुराते हुए उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, यह तो मेरी जान है, मेरी सोमू। उसने जैसे ही यह बात सुनी, वो लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी। वह लड़का अभी सोच में खोया ही था कि उसके केबिन का डोर नॉक हुआ और उसका ध्यान टूटा। उसने कम इन बोला और उसके ऑफिस का एक आदमी उसके सामने खड़े होकर उसे प्रोजेक्टर के बारे में बताने लगा। मानसी अपना फोन कट करके वह कंपार्टमेंट के अंदर आई तो वह हैरान रह गई। पैलेस में कौशल्या आगे आगे चल रही थी। जानकी और छवि पीछे पीछे आ रही थी। छवि का चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। छवि और जानकी सीढ़ियां उतरकर नीचे आई, पर सम्राट ने सीढ़ियों की तरफ देखा भी नहीं। वह चुपचाप अग्निकुंड को घूरता रहा। जानकी छवि को लाकर उसके साइड में बिठा दिया और शादी की रस्में शुरू हो गई।
सभी लोग शादी देख रहे थे। कौशल्या खुश थी कि उसकी बदनामी नहीं हुई और जानकी वहां सातिर स्माइल करते हुए सम्राट और छवि को देख रही थी। वह अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी क्योंकि जैसा उसने सोचा था वही हो रहा था। फ्लैशबैक। जानकी ने छवि को प्रॉमिस किया था कि वह शाम को दुल्हन बनने की तैयारी करके रखे। मीरा दुल्हन बनकर तैयार थी नीचे जाने के लिए। तभी मीरा के फोन पर कॉल आया। मीरा ने पहले तो उसे कॉल को देखा और उसे नहीं उठाया। फिर फोन बंद हो गया बजकर। वही कॉल उसे वापस आने लगा। मीरा से रहा नहीं गया। मीरा ने फोन उठाया और फोन पर हेलो बोला तो किसी आदमी की आवाज आई। उस आदमी ने कहा, तुम्हें इस सम्राट के बारे में कुछ जानना है तो स्टोर रूम के पास आ जाओ। मीरा ने पहले सोचा कि वह नहीं जाएगी, पर उससे रहा नहीं गया, इसलिए उसने पायल को 2 मिनट का कहकर वह स्टोर रूम के अंदर चली गई। वो स्टोर रूम के बाहर खड़ी थी, वहां ही रखे एक चेयर पर बैठ गई। लेकिन उसे फिर एक फोन आया। फोन पर उसे कुछ कहीं और बुलाया गया तो वह थोड़ा आगे जाकर एक राइट में सुनसान जगह था, वहां पे एक कमरा था। वहां पहुंची तो उस आदमी ने उसे उस कमरे के अंदर बुलाया। जैसे ही वो कमरे के अंदर गई, पीछे से किसी ने उसके सर पर वार कर दिया और वह वहीं बेहोश हो गई और उस आदमी ने उसे कमरे में लॉक कर दिया। जैसे ही वह आदमी उसे लॉक करके बाहर आया, सामने जानकी खड़ी थी। जानकी ने उसे कुछ पैसे दिए और वहां से चला गया। जानकी मुस्कुराते हुए बोली, अब मेरी छवि की शादी सम्राट से होने से कोई नहीं रोक सकता और इस घर पर राज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। वहां पायल और मीरा के कमरे की तरफ चली गई। फ्लैशबैक एंड। छवि सम्राट के बाजू में बैठी थी। छवि की खुशी का ठिकाना ही नहीं था क्योंकि वह जिसे पसंद करती थी उसकी शादी उसी के साथ हो रही थी। पर सम्राट थोड़ा बेचैन था। उसकी नजरें अवनी को ढूंढ रही थी, पर अवनी उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। थोड़े टाइम में ही सारी लड़कियां शादी के मंडप के पास आ गईं और अवनी भी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गई। सम्राट ने अवनी को देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, पर वह अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह चुपचाप बैठा हुआ था। उसने अपनी दादी को एक नजर देखा। दादी मुस्कुराते हुए सम्राट और छवि को देख रही थी। राधा जी भी वहीं थी। रुद्र प्रताप, लक्ष्मण प्रताप, राम प्रताप सब वहीं थे। सारे घर वाले मंडप के पास ही थे। पूरे गार्डन एरिया में सिर्फ पंडित जी के मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही थी और सब कुछ शांत था। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए पीछे से एक आवाज आई, स्वागत नहीं करेंगे हमारा? हमारे बिना ही शादी कर लेंगे? जैसे ही यह आवाज सभी लोगों को सुननी थी, सब पलट कर देखने लगे। कौशल्या के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आखिर उनकी बेटी हेमलता जो आई हुई थी और उसका पति महेंद्र प्रताप का भांजा शैलेश आया हुआ था। वंदना जो अभी तक उदास एक कोने में बैठी थी और उसे किसी भी चीजों से मतलब नहीं था, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई शैलेश को देखते ही। शैलेश ने भी तिरछी नजरों से वंदना को देखा और पैलेस के अंदर आ गया। रुद्र प्रताप ने गुस्से भरी निगाहों से महेंद्र प्रताप को देखते हुए कहा, क्यों नहीं, आओ आओ, मुझे तो लगा आप आने ही नहीं वाले हो। महेंद्र ने एक स्माइल करते हुए कहा, अरे मेरे साले ने बुलाया है तो मैं भला कैसे नहीं आऊंगा। राधा जल्दी से आगे आई और हेमलता को अपने साथ लेकर कौशल्या के पास आई। कौशल्या हेमलता को देखकर उसके सर को सहलाते हुए उसे अपने गले लगा लिया। हेमलता भी इतने दिन के बाद अपने घर वालों को देखकर इमोशनल हो गई। उसने कौशल्या का झुककर पैर छुआ। उसके बाद राधा का, रुद्र प्रताप का, लक्ष्मण प्रताप, सुमित्रा का और राम प्रताप का भी। हेमलता सबसे छोटी थी और सबसे सीधी सादी। हालांकि उनकी एक बहन और थी जो विधवा थी। वह इस वक्त 4 धाम की यात्रा पर गई थी। उनका नाम शशिकला था। मिजाज की एकदम कड़क और बहुत पूजा पाठ करने वाली। थोड़ा भी गंदगी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। बहुत ही ज्यादा पुराने सोच वाली, जिसके आने से इस पूरे घर में हड़कंप मच जाता था। रोज दादी के डंडे कोई न कोई जरूर खाता था। उसका कारण सिर्फ शशिकला थी। सभी लड़कियां और बगुए दिल से मनाती थी कि वह इस घर में ही ना आवे, पर कहते हैं ना, किस्मत फूटी रहे तो वह चीज होता ही है। उनके पति के मरने के बाद से वह इसी घर में रहती थी और राधा उनकी वजह से रोज ही मार खाती थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम रंजन था। रंजन एक नंबर का कैरेक्टरलेस था। उसे औरतों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वह यहाँ वहाँ मुंह मारता फिरता था। वह भी इस वक्त बाहर गया हुआ था। सम्राट ने पार्टी के काम से उसे बाहर भेजा था, जिसकी वजह से वह शादी में शामिल नहीं हो पा रहा था।
रंजन के बारे में घर में लगभग सभी औरतों को पता था, लेकिन डर के मारे कोई कौशल्या के सामने कुछ नहीं कहता था और ना ही शशिकला के सामने। घर के लगभग आधे लोग महेंद्र प्रताप के स्वागत में लग गए, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि महेंद्र प्रताप नाराज हो, क्योंकि उनका रिश्ता वैसे ही बहुत खराब चल रहा था। इसलिए कौशल्या तरह तरह के पकवान महेंद्र प्रताप के सामने रखवा रही थी। महेंद्र प्रताप भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यह सब क्यों हो रहा है। वह जानता था कि उनकी बेटी उनकी कमजोरी है, इसलिए महेंद्र प्रताप भी इतराते हुए अपने स्वागत का भरपूर मजा ले रहा था। आखिर इस घर का दामाद जो था, वह यहाँ का दामाद बहुत अच्छे से खातिरदारी की जाती थी। बहू की इज्जत हो न हो, पर दामाद की इज्जत बहुत थी। क्या हो जाएगी छवि और सम्राट की शादी? क्या होने वाला है आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी कातिलाना इश्क तेरा, सिर्फ शोना स्टोरी राइटर पे। प्लीज़ दोस्तों, जो पढ़ रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।